पता लगाते हैं कि भूकंप और भूकंप की तीव्रता या उसका मैग्नीट्यूड किस प्रकार का है। रिक्टर स्केल क्या होता है, उसके बाद ये कंप्लीट हो चुका है। भूकंप को पढ़ने के लिए हमें वेव जो सिस्टम है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। एक मिनट रुकिएगा, शायद नेटवर्क का कोई इश्यू है, सॉल्व करता हूँ। वहां तक की स्लाइड्स को चला देता हूँ। कल हम भूकंप का वर्गीकरण पढ़ रहे थे और भूकंप के वर्गीकरण के अंतर्गत हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हम उसे अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। और इसी संदर्भ में कल हमने जो भूकंप का जो विश्व वितरण है उस विश्व वितरण को पढ़ा और उसमें सबसे पहले हमने बात की थी सिस्मिक बेल्ट नंबर 1, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यानी प्रशांत महासागरीय जो बेल्ट है, यानी प्रशांत महासागर की प्लेट मार्जिन के मैंने बताया था आपको कि विभिन्न प्लेट मार्जिन होते हैं। तो प्लेट के जो मार्जिन होते हैं वे आपस में जहां कहीं पर भी वर्क करते हैं तो उसके वर्क के बाद हमें भूकंप और ज्वालामुखी देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने कहा था कि ये आपके नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। और यहाँ पर जो बेल्ट जो प्लेट पाई जाती है वो पैसिफिक ओशियन बेल्ट यहाँ पर पाया जाता है। ये दोनों ही जो प्लेट होती हैं वो एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज होती है। तो कन्वर्ज होती हैं, बीच में टकराट होती है। तो जहां पर टकराट होती है आप देखिएगा कि अगर दो चीजें आपस में टकराती है, मैंने कहा था आपको कि दो चीजें जब आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट नीचे की तरफ जाएगी और एक प्लेट ऊपर की तरफ रह जाएगी। कौन सी प्लेट नीचे की तरफ जाएगी ये डिपेंड करता है कि कौन सी प्लेट हल्की है तथा कौन सी जो प्लेट है वो भारी है। तो दोनों ही अगर प्लेट को अगर हम कंपेयर करें तो ओशनिक जो प्लेट है वो हमेशा भारी रहती है। ओशनिक प्लेट जो रहती है वो भारी रहती है। तो ओशनिक जो प्लेट होती है वह भारी होने के कारण जो हल्की प्लेट जो होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट उसके नीचे शेपित हो जाती है, उसका सबडक्शन हो जाता है। तो सबडक्शन किस प्रकार से होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पैसिफिक की जो प्लेट है यानी प्रशांत महासागर की जो प्लेट है वो टकरा रही है आपके नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से या साउथ अमेरिकन प्लेट पर। जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो बीच का जो भाग है वहां पर उभार आ जाता है। उभार इन द सेंस कि वहां पर एक पहाड़ बनेगा। ये सिस्टम है कि वहां पर पहाड़ बनेगा तो बनेगा। अब वो पहाड़ किस प्रकार से बना है आप देखेंगे कि विश्व में जहां कहीं पर वे फोल्डेड माउंटेन पाए जाते हैं। फोल्डेड माउंटेन यानी जिसे कहा जा सकता है वलित पर्वत। जो वलित पर्वत जहां मिलेंगे वहां पर आप समझ लीजिएगा कि वहां पर दो प्लेटों के बीच में टक्कर हुई है। या फिर हम कह सकते हैं कि दो प्लेटें जहां पर टकराएगी वहां पर फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे देता हूं आपको, देखिएगा यहाँ पर ये ग्रीन कलर में बना रहा हूं, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे। यहाँ पर ब्लैक कलर लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है और यहाँ पर आपको एक पर्वत मिलेगा। उस पर्वत को क्या कहा जाता है, एक पर्वत यहाँ पर पेरू चिली से यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा सा पर्वत देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको एक पर्वत देखने को मिलेगा। यहाँ पर विश्व के टोटल जो माउंटेन्स है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आप तीन बता दीजिए। एक तो यहाँ पर एक वलित पर्वत मिलता है यानी फोल्डेड माउंटेन मिलता है, यहाँ पर भी फोल्डेड माउंटेन मिलता है और यहाँ पर भी फोल्डेड माउंटेन मिलता है, ठीक है। फोल्डेड माउंटेन मिल रहा है इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर दो प्लेट आपस में टकराई है। जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो बीच का जो पदार्थ होता है वो उभर जाता है। इसको मैं एक कागज की सहायता से आपको समझा रहा हूं। मैं मान लीजिए ये कागज लिया, ठीक है। अब इस कागज को मैं दोनों तरफ से दबाऊंगा, इसको इस तरफ से दबाऊंगा और इसको इस तरफ से दबाऊंगा तो बीच का हिस्सा क्या होगा, ऊपर की तरफ चला गया। तो ये ऊपर की तरफ फोल्ड हुआ, ऊपर की तरफ फोल्ड हुआ। तो इस प्रकार से जो फोल्ड बनता है तो उस फोल्ड से जो पर्वत बनता है
वो कहलाता है फोल्डेड माउंटेन। तो फोल्डेड माउंटेन को हम इस प्रकार से एक बार व्हाइट शीट से हम देखते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए ये एक प्लेट है, ये ओशनिक प्लेट है, O फॉर ओशनिक प्लेट, और यहाँ पर दूसरी जो प्लेट है वो C फॉर कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ओशनिक प्लेट मैंने कहा कि इसकी जो डेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है, और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होती है, महाद्वीपीय जो प्लेट होती है, उसका घनत्व होता है कम। जब ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट या महाद्वीपीय प्लेट से टकराएगी तो भारी कौन सी है? ओशनिक प्लेट। ओशनिक प्लेट जब भारी है तो वो क्या हो जाएगी? इसके नीचे चली जाएगी, नीचे की तरफ शेपित हो जाएगी। तो शेपित हो जाएगी तो जो भाग नीचे की तरफ गया है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो मैग्मा बन जाएगा। ठीक है, मैग्मा बन जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यही मैग्मा यहाँ से ऊपर की तरफ निकलकर यहाँ क्या बनाएगा? ज्वालामुखी बनाएगा। ठीक है, एक तो ये स्थिति। दूसरी क्या स्थिति है कि जहां पर दो प्लेटें आपस में इस प्रकार से टकराती है वहां पर माउंटेन बनते हैं। माउंटेन में कौन से माउंटेन बनते हैं? यहाँ पर वलित पर्वत बनते हैं, यहाँ पर वलित पर्वत बनते हैं। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि दो प्लेटें, अब कई चीजें इसके साथ साथ समझनी कि यहाँ पर हमने समझा कि ओशनिक प्लेट जो होती है भारी होती है, महाद्वीपीय प्लेट जो होती है हल्की होती है। जब वो दोनों टकराती है तो वहां पर क्या बनता है? ज्वालामुखी बनता है। अब ज्वालामुखी में भी कौन सा ज्वालामुखी होगा कि यहाँ पर सेंट्रल इरप्शन होगा, केंद्रीय ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। यानी एक पर्वत मिलेगा और पर्वत के ठीक ऊपर ज्वालामुखी दो तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम कहें कि यहाँ पर अगर ज्वालामुखी में से ज्वाला या फिर कह सकते हैं कि इसका इरप्शन इस प्रकार से होता है, ठीक है, जिसमें एक वल्कनिक पाइप भी होगा, क्रेटर होगा, काल्डेरा होगा, इस प्रकार की जिस सिचुएशन होगी उसको हम सेंट्रल टाइप इरप्शन कहते हैं। अगर दरार में से कोई छोटा सा दरार आ गई और इस दरार में से जो लावा है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी यहाँ से भी लावा बाहर निकल रहा है और यहाँ से भी लावा बाहर निकल रहा है, ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं फिशर टाइप, दरारी उद्भेदन। ये है दरारी उद्भेदन और ये है केंद्रीय उद्भेदन। तो जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ इस प्रकार से कन्वर्ज होती है, तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है, तो दो प्लेटें एक दूसरे के सामने आ रही है, तो प्लेटें यहाँ पर क्या हो रही है? अभिसरित हो रही है, अभिसरित हो रही है, या दो प्लेटें कन्वर्ज हो रही है। तो इस प्रकार से जब कन्वर्ज होती हैं तो इस प्रकार का जो प्लेट मार्जिन बनता है उस प्लेट मार्जिन को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव, विनाशात्मक प्लेट किनारा। क्योंकि जब दो चीजें टकराएगी तो क्या होगा? विनाश होगा। तो दो प्लेटें जहां पर आपस में टकराएगी, याद रखिएगा, भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे चली जाएगी। ठीक है, वहां पर या उस किनारों पर आपको कैसे ज्वालामुखी मिलेंगे? केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी मिलेंगे। दो प्लेटों के विनाशात्मक किनारों पर आपको फोल्डेड माउंटेन मिलेंगे, यानी वलित पर्वत वहां पर देखने को मिलेंगे। दो प्लेटें जहां पर आपस में टकराती है वहां पर ये चीजें आपको याद रखनी है, वहां पर केंद्रीय इरप्शन होगा या फिर केंद्रीय उद्भेदन होगा, वलित पर्वत देखने को मिलेंगे। तो ये जो सिस्टम है वहां पर देखने को मिलेगा। और वहां पर जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो भयंकर जो अर्थक्वेक है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के सारे जो पॉइंट है एक दूसरे से जुड़े हुए। तो हमने कहा कि यहाँ पर आपको एक पर्वत देखने को मिलता है जिसे कहा जाता है रॉकीज। तो रॉकीज जो है यहाँ पर मिलता है, क्यों मिलता है? वो एक फोल्डेड माउंटेन है, और फोल्डेड माउंटेन कहाँ मिलता है? जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज होती, तो कन्वर्ज होती है वहां पर फोल्डेड माउंटेन मिलता है। और जहां पर दो प्लेटें डाइवर्ज होती है, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही है, ये प्लेट इस दिशा में जा रही है और ये प्लेट इस दिशा में जा रही है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको रिज या कटक देखने को मिलेगा। हम एक मैप को देख लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा, हमने कहा कि ये प्लेट, अब ये यहाँ पर हिमालय बना। ठीक है, तो हिमालय किस प्रकार से बना? तो हिमालय यहाँ पर बना तो यहाँ पर एक सागर था जिसका नाम था तैतीस सागर। आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि यहाँ पर 33 सागर था, और 33 सागर
जो था उसमें जब इंडियन प्लेट टकराई, 33 सागर के अंदर का जो कचरा था वो कहाँ पर फोल्ड हो गया और वहां पर क्या बन गया, हिमालय माउंटेन बना। इसको हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब विस्तार से देखेंगे। अभी हम रिज की बात करते हैं, कटक की बात करते हैं कि कटक कहाँ पर बन रहा है। ठीक है ना, ये हमने कहा कि यहाँ पर आप देखेंगे कलर, वो कम डेप्थ वाला इलाका है। तो आप कॉन्टिनेंटल के पास के इलाके में देखेंगे यहाँ पर डेप्थ कम है, कम गहराई है। तो यहाँ पर जो ये पहाड़ दिख रहा है, ये देखिए अंदर की तरफ से ये पूरा का पूरा पहाड़ यहाँ तक जा रहा है और ये एस आकार में यहाँ से लगाकर ये यहाँ से घूमेगा और यहाँ पर जो एक छोटी सी आपको दरार भी देखने को मिलेगी, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा पूरा ये कटक है। ठीक है, तो ये ओशियन के बीच में यहाँ पर इस प्रकार के पहाड़ मिलते हैं। तो पहाड़ जहां मिलेंगे वहां पर क्या हुई, दो प्लेटें कन्वर्ट हुई, सॉरी डाइवर्ट हुई। यानी यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट इस तरफ जा रही है और साउथ अमेरिकन प्लेट इस तरफ जा रही है। तो बीच में से दो प्लेट हटती है, तो बीच में से जो लावा बाहर निकलता है वहां पर, यानी यहाँ पर मैंने कहा कि दो प्लेटें कन्वर्ज हो रही है। अगर इसी को मैं इस प्रकार से करूं कि दो प्लेटें यहां से डाइवर्ज हो रही है, तो डाइवर्ज होगी यानी ये प्लेट इस दिशा में जा रही है और ये प्लेट इस दिशा में जा रही है। तो दोनों ही प्लेटें जब जगह छोड़ देगी तो बीच में से जो लावा होगा वो धीरे 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 कहाँ निकलेगा, बाहर। यहाँ पर सेंट्रल इरप्शन नहीं होगा। तो चूंकि ये दोनों ही प्लेट, अब प्लेट के बीच में आपके क्या ओशन है, तो मिड अटलांटिक रीजन में यहाँ पर क्या बन गया, लावा बाहर निकलता रहता है और यहाँ पर एक पर्वतों की श्रृंखला बन गई। पर्वतों की श्रृंखला कटक या रिज किसे कहते हैं, जब काफी लंबाई तक इस प्रकार से पहाड़ों की श्रृंखला पाई जाती है तो उसे रिज या कटक कहते हैं। तो ये रिज या कटक कहाँ बनता है, मिड अटलांटिक बेल्ट में बनता है। तो इसे हम मिड अटलांटिक रिज के नाम से जानते हैं। ये भी हमारे एक बेल्ट है, सिस्मिक बेल्ट कह सकते हैं। तो वहां पर यहाँ पर सिस्मिक, तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक ऊपर वाला भाग जो होता है उसको डॉल्फिन रिज कहा जाता है और जो दक्षिण वाला जो भाग है उसको हम चैलेंजर कहा जाता है। इसके दो भाग हैं। ठीक है, इसको आगे समझेंगे, आगे की स्लाइड में चलते हैं। यहाँ तक समझ लिया होगा आपने। तो हमने बात की थी प्रशांत महासागरीय पेटी की। तो प्रशांत महासागरीय जो पेटी है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम परिप्रशांत महासागरीय पेटी या जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है उसके बारे में पढ़े, तो वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ से खत्म होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर लगभग कहा जाता है कि 81-63%, आपको थोड़ा सा अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा मिलेंगे। कहीं पर आपको 81% मिलेंगे और कहीं पर आपको 63% मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं इसी बेल्ट में आते हैं। क्यों आते हैं, तो यहाँ पर की जो दशाएं यानी जो सिचुएशन होती है वो उसके लिए फेवरेबल रहती है। कौन कौन सी सिचुएशन, कि यहाँ पर एक तो सागर और स्थल का मिलन बिंदु है, यानी ओशनिक प्लेट तथा कंटिनेंटल प्लेट जो है यहाँ पर आपस में मिलती है, यानी दोनों में टकराट होगी। फिर यहाँ पर नवीन वलित क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र मिलता है, यानी जब दो प्लेटें आपस में टकराएगी तो वहां पर फोल्डेड माउंटेन बनेंगे। और जो फोल्डेड माउंटेन होते हैं थोड़े से वीक होते हैं, तो वीक होते हैं इसलिए वहां पर उसमें हलचल आसानी से, एक पुराना पत्थर है, जमा हुआ पत्थर है, उसमें हलचल नहीं होगी। और जो वलित पर्वत होते हैं, यानी उसमें वलित पर्वत का अर्थ क्या हो गया कि उसमें अभी भी चेंज आ रहे हैं, उसका हार्डनेस अभी तक पूरी तरीके से नहीं हुई, वो अभी भी बन रहा है, प्रोसेस है। यही कारण है कि हिमालय के क्षेत्र में हम कई बार देखते हैं कि भूकंप के झटके महसूस किया जाए, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या जम्मू कश्मीर हो। तो यही कारण है, यानी ये ऐसी जगह है जहां पर अभी भी हलचल चल रही है, मूवमेंट चल रही, अभी तरीके से ये एकदम बिल्कुल तरीके से शांत नहीं हुआ।
तीसरा क्या कारण है कि यहाँ पर ज्वालामुखी मिलते हैं। इस रिंग ऑफ फायर में आप देखेंगे कि ये रिंग ऑफ फायर इसी कारण कहलाता है क्योंकि यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है। तो वॉल्केनिक इरप्शन होने के कारण इस क्षेत्र में आपको वॉल्केनो मिलेंगे। लेकिन जब वॉल्केनो इरप्शन होगा उससे ठीक पहले मैंने कहा था कि गैस जो होती है वो बाहर निकलने का प्रयास करती है। तो गैस जब बाहर निकलने का प्रयास करती है तो उस समय वो क्या करती है, नीचे से धक्के लगाती है, क्योंकि उसको जब तक जगह नहीं मिलेगी तब तक वो बाहर निकलने का प्रयास करेगी। तो जब धक्के लगाती है तो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं हमारी क्रस्ट, तो उस क्रस्ट पर आपको हलचल महसूस होगी। और जो हलचल होती है उसे ही हम कंपन के नाम से जानते हैं। हलचल भी अब दो प्रकार से हो सकती है, दो चीज। एक तो कह सकते हैं कि वो जमीन को तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करती है, तभी भी हलचल हो सकती है। या फिर मान लीजिए कि वोल्केनो का जो कौन है, शंकु है, उसमें से जो पाइप है, तो पाइप जो है वो रुक गया, एक बार इरप्शन हुआ, ठीक है। यहाँ साथ साथ में याद करिएगा, ये है क्रेटर और क्रेटर के बीचों बीच उसका वोल्केनो का पाइप है। अब पहली बार जो इरप्शन हुआ उसके बाद वो शांत हो गया, ठीक है। तो जो लावा इसके पाइप के अंदर था वो क्या हो गया, इसमें जम गया। तो दूसरी बार जब इरप्शन होगा तो ये कॉक लग गई। तो दूसरी बार इरप्शन जब भी होगा तो उस कॉक को ये निकालने का प्रयास करेंगे। ये ठीक इस प्रकार से जैसे कि हम सोडा बोतल को लें और सोडा बोतल को हम तेजी से हिलाते हैं तो ऊपर का जो कॉक है बिना हाथ लगाए निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि उस गैस इतनी ज्यादा हो गई कि उसको निकलना है। अगर वहां से नहीं निकलेगा तो बॉटल फट जाएगी। तो वही सिस्टम रहता है कि इस कॉक अगर हट गई तो यहां से निकलेगी, अगर नहीं हटी तो जो गैस है किसी साइड में से किसी दूसरे तरीके से या नया छेद बना देगी और नए छेद से बाहर प्लेट मार्जिन यहाँ पर पाए जाते हैं। डिस्ट्रक्टिव का अर्थ होता है विनाशात्मक प्लेट मार्जिन। तो विनाशात्मक प्लेट मार्जिन यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर ये पूरी पूरी इसके अंदर वाला मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ये पूरी पूरी आपके पैसिफिक बेल्ट, पैसिफिक ओशन या पैसिफिक प्लेट है। और यहाँ पर आप प्लेट देखेंगे तो ये है आपके नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये है आपके साउथ अमेरिकन प्लेट, यहाँ पर है आपके यूरेशियन प्लेट, ठीक है। और यहाँ पर आपके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है। तो ये प्लेट है जब यहाँ से टकराएगी और ये प्लेट इससे टकराएगी। तो प्लेट जब दो आपस में टकराती है तो वहां पर क्या होता है, विनाश होता है। और विनाशात्मक किनारे जहां पर पाए जाते हैं वहां तो वल्केनो भी मिलेंगे और वहां पर फोल्डेड माउंटेन भी मिलेंगे। वल्केनो में भी कौन से, सेंट्रल इरप्शन वाले वल्केनोज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यही कुछ कारण है कि यहाँ पर भूकंप की घटनाएं घटित होती है। अब बात करते हैं ये कहाँ से शुरू होती है। तो हम अगर इसको अगर एरिया को डिफाइन करें तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से स्टार्ट कर लेते हैं। मैप मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, आपके ग्लोब चलते हैं, ठीक है। और पैसिफिक ओशियन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये है अलास्का, ठीक है। अलास्का से शुरू होता है और अलास्का से लेकर ये कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, वाशिंगटन से कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया से होते हुए ये सीधा पहुंच जाएगा यहाँ पर सीधा एंडीज, एंडीज से, ठीक है, रॉकीज और एंडीज तक हो गया। ये पूरा का पूरा क्षेत्र इसके अंदर शामिल होता है, ठीक है। तो हमने अलास्का से शुरू किया, फिर पनामा, मैक्सिको, कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन, ब्रिटिश कोलंबिया से लेते हुए हम यहाँ से पहुंचे। दूसरी जो शाखा है वो एशिया के पूर्व में, एशिया का पूर्व यानी अगर पोस्ट पैसिफिक ओशन की बात करें तो पैसिफिक ओशन ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन है, उसका एक भाग जो है पाया जाता है इधर, ठीक है। ये इसको कहते हैं कम चटका प्रायद्वीप, कम चटका प्रायद्वीप। तो कम चटका प्रायद्वीप से शुरू होता है। ये देखिए पूरा पूरा बेल्ट है, कम चटका प्रायद्वीप से ये शुरू होता है। ये दूसरी शाखा है, ठीक है। एशिया के पूर्वी भाग से मिलते हुए यहाँ पर क्यूराइल द्वीप मिलेंगे। क्यूराइल द्वीप से ये होकोडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, होहोशिको यानी जापान। फिर जापान के बाद, जापान जैसे खत्म होगा ये पहुंचेगी सीधी यहाँ पर फिलीपींस, ये आ गया आपका
ताइवान, ताइवान से होते हुए फिलीपींस, ये है फिलीपींस, फिलीपींस से शुरू होती हुई ये पूर्वी द्वीप समूह, पूर्वी द्वीप समूह कहा जाता है पापुआ न्यू गिनी, ये है पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी जो ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर है, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी से होते हुए ये लास्ट कहां पर पहुंच जाती है, यहाँ पर न्यूजीलैंड का, ये है न्यूजीलैंड, ठीक है। ये इसकी राजधानी वेलिंगटन। तो इस प्रकार से जो पैसिफिक ओशन है, उस पैसिफिक ओशन के चारों तरफ ये यहाँ से शुरू होती है। तो इसको हमने दो बेल्ट में डिवाइड कर लिया। तो एक बेल्ट यहाँ पर कह सकते हैं, ये जो बेल्ट है ये आपके अलास्का, अलास्का से, एक बार इसको साफ करता हूँ, वापिस प्रैक्टिस करते रहिए, समझ जाएंगे आप। तो हमने, या फिर यहाँ से शुरू कर लीजिए, यहाँ से लास्ट में शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं एल्ब्रूज, एल्ब्रूज से होते हुए हम पहुंच गए सीधा चिली, चिली के सारे सारे हम चिली के साथ पेरू, पेरू के साथ हम मैक्सिको, मैक्सिको से हम कैलिफोर्निया पहुंच गए हैं, कैलिफोर्निया से हम अलास्का, अलास्का से होते हुए हम सीधे कमचटका, कमचटका यानी एशिया के पूर्वी किनारे पर पहुंच गए। कमचटका से यहाँ पर पहुंच गए हम क्यूराइल, देखिए ये क्यूराइल, ठीक है, ये एलुशियन ट्रेंच। फिर यहाँ पर हम पहुंच गए जापान, जापान से सीधा फिलीपींस, फिलीपींस से लेते हुए हम पश्चिमी द्वीप समूह जिसमें पापुआ न्यू गिनी है, वहां से टोंगा ट्रेंच, कर्माडेक ट्रेंच करते हुए सीधे हम पहुंच गए कहां पर, न्यूजीलैंड। तो ये पूरा का पूरा जो लाइन हमने बनाया रिंग ऑफ फायर का, यहाँ पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो बेल्ट है वो है मध्य महाद्वीपीय पेटी, ठीक है। मध्य महाद्वीपीय पेटी यानी महाद्वीप के अंदर, तो महाद्वीपों के अंदर जो भूकंप आते हैं उन क्षेत्रों को हम कहां से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो भूकंप आते हैं वो या फिर तो आते हैं आइसोस्टैटिक यानी संतुलन मूलक आते हैं, या भ्रंश मूलक आते हैं। यानी यहाँ पर या फिर तो आइसोस्टैटिक जो प्रोसेस जो चलती है, जिस आइसोस्टैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि वहां पर संतुलन बन रहा है, जैसे कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल का जो रोल रहता है, एक कचरा करता है और दूसरा कचरे को साफ करता है। तो ये जो प्रोसेस चलती है, तो उस प्रोसेस के हिसाब से यहाँ पर मध्य महाद्वीपीय प्लेट, तो जैसे कि इस मैप में आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सहारा के ऊपर से लगाकर आल्पस, आल्पस से कास्केड, हिंदकुश करते हुए हिमालय और जावा सुमात्रा का ये जो क्षेत्र है, ये इंट्रा प्लेट है या इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेट का जो क्षेत्र है। कहा जाता है कि विश्व के 21% जो भूकंप है वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और अधिकांश जो भूकंप आते हैं वो भ्रंशन, ड्यू टू फॉल्ट, ड्यू टू टेंशन। टेंशन फोर्स क्या होता है, देखिए भ्रंशन, भ्रंश कब होता है और टेंशन कब होता है, ये भी प्लेट मार्जिन आप समझ लेते हैं तो यहाँ पर दोनों ही चीजों को समझ सकते हैं। जब किसी प्लेट को दोनों तरफ से दबाया जाता है, मैं साफ कर लेता हूँ, ये लाइन है, इस प्लेट को, इस लाइन को आप इस तरह इस दिशा से दबाओगे और इसको इस दिशा से दबाओगे, ठीक है। अगर आप दोनों दिशाओं से इसको दबाओगे तो क्या होगा, ये फोल्ड हो जाएगी, ठीक है। अगर इसी प्लेट को या इसी रेखा को मैं इस दिशा से खींचूं और इस दिशा से खींचूं तो ये क्या होगी, बीच में से टूट जाएगी। जब टूटती है तो क्या बनता है, भ्रंश, ठीक है। तो भ्रंश में क्या होता है, तनाव, तनाव क्यों हो रहा है, टेंशन क्यों हो रही है कि दोनों तरीके से खींचा जा रहा है। ये टुकड़ा इस दिशा में जा रहा है और ये टुकड़ा इस दिशा में जा रहा है, दोनों ही टुकड़े एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लेटों के किनारे किस प्रकार के हैं, डिस्ट्रक्टिव है या कंस्ट्रक्टिव, यानी यहाँ पर दो प्लेटें हैं, वो दोनों ही प्लेटें डाइवर्ज हो रही है, न कि कन्वर्ज हो रही है। तो डाइवर्ज होती है तो क्या होता है, वहां पर फॉल्ट आता है। अगर दो प्लेटें कन्वर्ज होगी तो वहां पर क्या होगा, फॉल्ट आएगा। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है वो इस प्रकार के क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो इसके प्रमुख जो क्षेत्र है जहां पर इस प्रकार के भूकंप आते हैं, तो उसमें पिरेनीज,
आल्पस ये पर्वतों के नाम हैं, काकेशस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, अरब प्रायद्वीप, इटली, चीन, एशिया माइनर और बाल्कन क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा जो रेड मार्क से इंडिकेट किया गया है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र इसमें शामिल है। यानी यूरोप महाद्वीप का हम आल्पस पर्वत ले, उसके बाद एशिया का हिमालय, बर्मा की म्यांमार की पहाड़ियां, इस भूमध्य सागर के भूकंपीय क्षेत्र सारे के सारे इसके अंदर शामिल किए जा सकते हैं। ये जो क्षेत्र है कहाँ से शुरू होता है, तो इस क्षेत्र को हम वापस मैप से देख लेते हैं। देखिएगा, हमें इंट्राकॉन्टिनेंटल की बात या इंटरकॉन्टिनेंटल की बात जब हम करते हैं तो ये है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका में ये है पुर्तगाल। पुर्तगाल से शुरू कर दीजिए, या फिर यहाँ पर एक कैप वर्डे करके छोटा सा द्वीप है, ये रहा कैप वर्डे। ठीक है, इस कैप वर्डे से हम इसे शुरू करते हैं। ठीक है, और ये पहुंचता है सीधा सीधा यहाँ पर पुर्तगाल। पुर्तगाल से ये पहुंचता है यहाँ पर सीधा फ्रांस, स्पेन, इटली में सबसे ज्यादा भूकंप के झटके या भूकंप के आपने कहा था कि जितने भी जो द्वीप है, जैसे कि हमने कई द्वीपों के लिपारी द्वीप के बारे में पढ़ा था, भूमध्य सागर का प्रकाश सिस्टम, स्ट्रोम्बोली, वे सारे के सारे इसके इटली के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ से इटली का क्षेत्र, इटली के बाद हम सीधे पहुंच जाएंगे अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप के बाद सीधा हम पहुंच जाएंगे भारत की तरफ। तो भारत की तरफ अगर हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर मैंने पामीर नाट का एक उदाहरण दिया था आपको, देखिएगा उसको भी समझते हैं। भूगोल के लिए जरूरी है कि आप मैप को अच्छे तरीके से रीड करें। होता है वो पठारी क्षेत्र जो होता है उसके लिए नाम दिया जाता है। ये देखिए, ये त्यान शान निकला हुआ पामीर के नाट से। इसी प्रकार से कुल्लुन शान, इसको हम इस प्रकार से मैं बताऊंगा आपको, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर पामीर नॉट है, और पामीर नॉट से 4 पर्वत निकलता है, एक त्यान शान, हिमालय, हिंदकुश और कुल्लुन शान। तो ये 4-5 पर्वत यहाँ पर निकलते हैं और मिलकर यहाँ पर एक पामीर नॉट, बीच में पामीर की नॉट है। तो ये क्षेत्र दूसरा है जहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। द अल्पाइन, इसे दूसरा नाम अल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट भी कहा जाता है, या मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट भी कहा जाता है। एक्सटेंड फ्रॉम द जावा टू सुमात्रा थ्रू द हिमालय। यानी जावा सुमात्रा कहाँ पर है आपके, इंडोनेशिया में है, सुमात्रा और जावा। ठीक है, थ्रू द हिमालयस, द मेडिटेरियन, हिमालयस का पूरा पूरा क्षेत्र आ जाएगा, मेडिटेरियन सी पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, एंड आउट इनटू द अटलांटिक, और सीधा कहाँ पर पहुंच जाता है, अटलांटिक तक पहुंच जाता है। दिस बेल्ट अकाउंट फॉर अबाउट % ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थक्वेक। ठीक है, ये मैंने कहा था थोड़ा सा मिस मैच हो जाता है, कुछ 21 बताते हैं, कुछ 70। अगर इसको 21 लिखोगे तो इसके साथ साथ आपको पैसिफिक को आप 63 बताओगे। अगर हम इसको 17 बताते हैं तो यहाँ पर हम इसको 81% बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा डाउट है इसमें, चलते हैं आगे। थर्ड जो बेल्ट है वो है मिड अटलांटिक बेल्ट, मध्य महाद्वीपीय या फिर मध्य अटलांटिक भूकंप की पेटी। तो मध्य अटलांटिक जो पेटी है वहां पर रिज है
कौन सी रीज, जहां पर ये डॉट डॉट में आप देख पा रहे होंगे, डॉट डॉट में जो शो की हुई ये पूरा पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र यहाँ पर, इसके ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं डॉल्फिन, और नीचे का जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है चैलेंजर। ठीक है, अब कहां से शुरू होता है, प्लेटों का अपसरण होता है। अपसरण क्या होता है, ये प्लेट डाइवर्ज हो रही है इस दिशा में, और ये प्लेट इस दिशा में, यानी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट पाए जाते हैं, रूपांतर भ्रंश पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दरारी यानी फिशर ज्वालामुखी इरेप्शन होगा। ठीक है, ये कहां से, तो उत्तर में आपके आइसलैंड से लगाकर, यहाँ पर आइसलैंड से लगाकर दक्षिण में यहाँ पर एक द्वीप है बॉवेट द्वीप। ठीक है, इस बॉवेट को हम गूगल अर्थ में देखते हैं, रिज कहां पर खत्म होती है। ठीक है, ये देखो, ये है बॉवेट, बॉवेट आइसलैंड जो है वहां तक, यहां से शुरू होती है, फिर यहां से होती हुई पूरा का पूरा एस आकार में ये सीधा ये है आइसलैंड। आइसलैंड से शुरू होकर ये बॉवेट द्वीप तक उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई। तो इस रेखा के आसपास आपके भूकंप बहुत अधिक आते हैं। तो मेजरली 3 बेल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बात करते हैं आगे कि कौन कौन से वल्कनो, एक्टिव वल्कनो या प्लेट टेक्टोनिक मार्जिन जो है। तो हमने 3 बेल्ट के बारे में बात की। एक तो है हमारा रिंग ऑफ फायर। ठीक है, मेजर जो प्लेट है ये है आपके पैसिफिक प्लेट। उसके अलावा कुछ सब प्लेट में है, जैसे कि यहाँ पर कोकोज प्लेट लिख रखा है। ठीक है, कोकोज है, नाजका है, ये रही नाजका, ये पार्ट है इसी के, कोकोज, नाजका, और यहाँ पर एक बाजा प्लेट भी है, तो वो यहाँ पर उसके सब पार्ट है। ठीक है, तो पहला इलाका ये है। दूसरा हमने पढ़ा मिड कॉन्टिनेंटल, ये है दूसरा, ये है पहला, और तीसरा जो बेल्ट है वो है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये, यहाँ पर रिज पाई जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार का ज्वालामुखी और भूकंप दोनों ही घटनाएं यहाँ पर होती है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया की बात करें तो इंडिया में भूकंप की बात करें तो यहाँ पर अभी 4 जोन है, 1 और 2 को जोड़ के यहाँ पर 4 जोन बने। जो जोन 5 है वो सबसे ज्यादा हाई रिस्क का है। तो हाई रिस्क का जोन जो है, एरिया लाइबल टू द शेकिंग इंटेंसिटी 9 एंड अबव। ठीक है, ये जो, ठीक है, तो कहा जाता है कि भारत का जो 59% जो एरिया है वह आपके भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। टोटल जो है यहाँ पर 4 जोन बनाए हैं। जोन नंबर 1 यहाँ पर नहीं है, जोन नंबर 2 से स्टार्ट हुआ, 2, 3, 4 एंड 5। जोन नंबर जो 5 है वो सबसे खतरनाक माना जाता है। तो कलर के हिसाब से देख सकते हैं कि जोन 5 के अंतर्गत कौन सा, तो आपका नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका। ठीक है, कुछ कच्छ के इलाके, जहां पर कच्छ में 2001 का जो आपके जो भूकंप आया था, उसके अलावा जम्मू कश्मीर का इलाका, और कुछ हिमाचल प्रदेश के आसपास के इलाका में यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर भूटान नेपाल के आसपास के क्षेत्र में, ये जो जोन है। तो जोन 5 जो है वहां पर कह सकते हैं कि परसेंटेज अगर देखें तो जो भूकंप का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है 40% के आसपास देखें जो भूकंप आते हैं वो जोन सेकंड में आते हैं। तो जोन सेकंड जो ब्लू कलर में है, ठीक है, तो ब्लू कलर का जो इलाका है ये वाला सबसे ज्यादा एरिया यही कवर करता है। यहाँ पर हल्के हल्के से भूकंप महसूस किए जाते हैं। अगर इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी जो है वो है 6 एंड लोअर, यानी 6 से कम तीव्रता वाले भूकंप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 7 की तीव्रता वाले भूकंप जो है यहाँ पर जोन थर्ड के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। 8 इंटेंसिटी का ये रिस्क जोन है, यानी यहाँ पर इस प्रकार के भूकंप रहती है। तो ये भारत का सिस्मिक जोन का मैप है 2002 के अनुसार। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। भारत में आज तक जितने भी जो भूकंप आए हैं उसकी एक सूची हमारे सामने है। तो भारत में लेटेस्ट अगर बड़ा सा भूकंप की बात करें तो भूकंप जो है
वो 2017 के अंतर्गत आया है। उसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, प्रभावित होने वाले जो देश हैं उसमें भारत और बांग्लादेश है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो 5.7 मैग्नीट्यूड इसका रहा था। यानी हम रिक्टर स्केल की बात करते हैं तो रिक्टर स्केल के अंतर्गत इसकी जो मापनी थी या पैमाना जो था वो 5.7 था। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 3 की मृत्यु हुई और 8 जो घायल हुए, तो इस प्रकार के डैमेज हुए। लेकिन अगर हम हाईएस्ट डेथ की बात करें तो ये छोटे छोटे से भूकंप आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। अधिक तीव्रता देखेंगे, जो सबसे ज्यादा अधिक तीव्रता वाला होगा वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होगा। जैसे कि यहाँ पर 7.8 है। ठीक है, तो 7.8 मैग्नीट्यूड का देखें तो यहाँ पर 9,000 के समथिंग लोग यहाँ पर मारे गए। नेपाल और भारत इसमें से प्रभावित हुए और 21-22 हजार लोग यहाँ पर प्रभावित होता है। $10 बिलियन का यहाँ पर टोटल नुकसान देखा गया। इसी प्रकार से राजस्थान की बात करें तो 2006 में 29/11 यहाँ पर अलवर में यहाँ पर भूकंप आया था। मैग्नीट्यूड रहा था 4.0। एक की मृत्यु हुई, 2 घायल हुए और कुछ माइनर से यहाँ पर प्रॉब्लम है। यहाँ पर बढ़ते हैं 2005 में। 2005 में जो कश्मीर में जो भूकंप आया था 7.6 मैग्नीट्यूड का, उसमें 86,000 लोग मारे गए थे और लगभग 70 से 75,000 लोग यहाँ पर मारे गए थे 2005 में। इसी प्रकार से 2001 में कच्छ का जो भूकंप आया था गुजरात में, उसकी जो तीव्रता थी 7.7 और यहाँ पर 13,000 लोग मारे गए और कहा जाता है कि यहाँ पर प्रभावित होने वाले, इंजरी होने वाले की संख्या काफी अधिक थी। तो इस प्रकार से अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार के भूकंप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये डाटा 1967 से लगाकर यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो नुकसान जो है जो धीरे-धीरे कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है? क्योंकि हमारी जो प्रौद्योगिकी है, तकनीकी है, वो इतनी ज्यादा विकसित हो जाती है कि हम पहले से ही पता चल जाता है कि इस प्रकार की घटना है। अब भूकंप आता है तो उससे पहले कुछ प्रकार की कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे कि पक्षियों का चहचहाना, जो पालतू पशु होते हैं वो इधर-उधर से भागने लगते हैं और उससे पहले जमीन के अंदर से एक गैस निकलती है जिसको कहा जाता है रेडॉन गैस। तो वो रेडॉन गैस रिलीज होती है तो हमें पता चल जाता है कि भूकंप आने की संभावना है या भूकंप आने की अ, संभावना बन रही है। तो इस प्रकार की स्थिति हमें पहले से ही पता चल जाती है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि भूकंप के प्रभाव क्या हैं। तो भूकंप के प्रभावों की बात करें तो भूकंप के कई प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। तो भूकंप के प्रभावों को हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया। कुछ लाभकारी होते हैं और कुछ विनाशात्मक। अब विनाशात्मक किनारों जो प्रभाव है उसमें हम देखेंगे कि झटके महसूस होते हैं, जमीन में दरार हो जाती है। रचनात्मक वस्तुओं की क्षति का अर्थ है कि मनुष्य ने जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, उसका मकान, रेल के पुल, पटरियाँ, सड़क, मंदिर, मस्जिद, जो भी उसने स्ट्रक्चर बनाया है वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है, टूट जाता है। नगर के नगर पूरे के पूरे नष्ट हो जाते हैं। भूकंप अचानक घटने वाली घटना है, इसलिए अगर रसोई घर में या फिर आग लगने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के पोल भी गिर जाते हैं, शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है या फिर रसोई घर की जो गैस का चूल्हा है वो भी कहीं कहीं पर शुरू रह जाता है और उससे भी आग लगने की संभावना ज्यादा रहती है। लैंडस्लाइडिंग होता है और स्नो स्लाइडिंग होता है, यानी जहाँ कहीं पर भी जो ढलान वाले क्षेत्र हैं तो यहाँ पर जो मड यहाँ पर चिपकी हुई है वो स्लाइड करके नीचे की तरफ आ जाता है, तो उसे भूस्खलन या लैंडस्लाइडिंग कहते हैं। इसी प्रकार से बर्फ वाले क्षेत्रों में बर्फ जो होती है, जब हिलचल होती है धरातल में, तो हलचल होने के कारण ये नीचे की तरफ चले जाते हैं। इसी प्रकार से स्थल भाग में उभार हो सकता है या धसाव हो सकता है, अपलिफ्ट भी हो सकता है और डाउनलिफ्ट भी हो सकता है। यानी कोई भाग है वो जमीन से काफी ऊंचा उठ जाता है या फिर नीचे की तरफ भी धस जाता है। इसी प्रकार से मिट्टी का द्रवीकरण है, डायरेक्ट हम भूस्खलन से जोड़ सकते हैं। मिट्टी है जो उसमें भुरभुरा जाती है, उसमें पानी और मिट्टी मिक्स होने के कारण वो चिपचिपी होकर एकदम स्लाइड कर जाती है, स्लिप कर जाती है, उससे ये काफी नुकसान पहुंचाती है। इसी कारण सुनामी की लहरें उत्पन्न होती है। यानी अगर भूकंप का जो मैग्नीट्यूड है काफी ज्यादा है और उसका एपिसेंटर जो है वो बिलो द ओशियन है, या फिर कह सकते हैं कि ओशियन के ठीक नीचे की तरफ उसका एपिसेंटर है, तो वो तरंगे सीधी जब धरातल पर पहुंचती है तो ओशियन सी फ्लोर पर हलचल उत्पन्न होती है। तो हलचल उत्पन्न होती है तो वहां पर एक द्वितीयकार ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं। तो नॉर्मली जो लहरें इस प्रकार से नॉर्मली होती है वो एबनॉर्मली यहाँ तक पहुंच जाती है और किनारे के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर नुकसान पहुंचाती है। जापान की सुनामी की त्रासदी को आप
जान सकते हैं। इसी प्रकार से बाढ़ किस प्रकार से आती है कि जब हलचल होती है तो नदियों के रास्ते भी अ, बदल जाते हैं, या फिर कोई बांध है तो वो बांध टूट जाता है, और बांध के टूटने के कारण बाढ़ आने की संभावना रहती है। लेकिन इतना विनाशकारी प्रभाव होने के बावजूद भी कुछ लाभकारी प्रभाव भी होता है। तो जैसे कि कोई भाग या फिर दरार आ गई, जमीन के अंदर जब दरार आ जाती है तो दरार में जब पानी भर जाता है तो वहां पर झील बन जाती है। उभार हो जाता है तो बाढ़ क्षेत्र सुरक्षित हो जाता है। कहीं कहीं पर जो क्षेत्र है वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो ऊपर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हर साल बाढ़ आने से पानी भर जाता था वो अब ऊपर उठ गया, तो ऊपर उठने के कारण वहां पर बाढ़ की संभावना भविष्य में समाप्त हो जाती है। जब इस प्रकार की हलचल होती है तो मृदा निर्माण की जो सामग्री प्राप्त होती है, सामग्री किस प्रकार से कि हमारी जो मिट्टी है वो इस प्रकार से जब हलचल होती है तो मिट्टी के जो अंश बिखरते हैं, या लैंडस्लाइडिंग होता है, या पत्थर जो टूट कर अपने आप गिरते हैं, तो मिट्टी निर्माण की अवस्था मिल जाती है। कुछ जल स्रोतों का आविर्भाव होता है, जैसे कि अगर यहाँ पर अगर हलचल हुई, बीच में से क्रैक आया, क्रैक में से पानी अपने आप बाहर निकल जाता है, तो इस प्रकार के स्प्रिंग, वाटर स्प्रिंग्स जो होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स भी हो सकता है, कहीं से गर्म पानी निकलता है, कहीं से ठंडा पानी भी निकल सकता है। इसी प्रकार से जब भूकंप आता है और दरारें पड़ जाती हैं, तो दरारें पड़ जाने के कारण उसमें से जो खनिज पदार्थ होते हैं वो अपने आप धरातल पर प्रकट हो जाता है, इसलिए किसी प्रकार के खानों या खदानों को खोदने की आवश्यकता नहीं रहती है। उसके बाद पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी जो होती है वो भूकंप के द्वारा ही प्रभाव होती है, कि भूकंप की जो वेव्स होती है, सिस्मिक वेव्स, उस सिस्मिक वेव्स के माध्यम से हमें पता चलता है कि पी, एस एंड एल वेव्स का क्या रोल है। पी और जैसे कि पी वेव्स जो है वो आपके सॉलिड, गैस और लिक्विड तीनों में से मूव कर जाती है। एस वेव्स का क्या नेचर है कि वो लिक्विड जो एरिया होती है उसमें से पास आउट नहीं होती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है वो किस प्रकार का है। तो इन भूगर्भिक तरंगों के बारे में जानकारी मिलती है। अब साधारण तौर पर हम नोट्स के रूप में बात करें कि हमें क्या क्या याद रखना है इस भूकंप वाले चैप्टर में। सबसे पहले तो आपको प्लेट मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्म जो प्लेट मार्जिन क्या होते हैं, जो कंजर्वेटिव कहा जाता है, संरक्षी किनारा, ठीक है, और जहाँ पर दो प्लेटें डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, इसे रचनात्मक किनारा कहा जाता है या कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। दोनों प्लेटें, एक प्लेट इस तरफ दिशा में जा रही है और एक प्लेट इस दिशा में जा रही है, और ऐसी स्थिति में क्या बनती है, रिज बनती है, कटक बनता है, ठीक है। एक होता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, जब दो प्लेट मार्जिन्स जो होते हैं, विनाशात्मक किनारे, विनाशात्मक किनारे में क्या होता है कि दो प्लेटें कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज होने के बाद जो हल्की प्लेट है वो नीचे की तरफ क्षेपित हो जाती है, ये सबडक्शन जोन बन जाता है, और इस सबडक्शन जोन को यहाँ बैनी ऑफ जोन भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पर एक क्षेत्र बन जाता है। तो ये प्लेट मार्जिन्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आप भूकंप को नहीं समझ पाएंगे। इसके अलावा अर्थ क्या होता है, भूकंप एक सामान्य सी हलचल या असामान्य से किसी प्रकार के प्रकार साधारण ठोस या मध्यवर्ती हो सकता है। जो कम यानी 70 किलोमीटर की डेप्थ तक आता है उसे हम साधारण कह सकते हैं, या इंटरमीडिएट कह सकते हैं, या नॉर्मल कह सकते हैं, और उससे भी ज्यादा गहराई वाले आते हैं उसको हम प्लूटोनिक या पातालीय कहते हैं। इसी प्रकार से प्राकृतिक और मानवीय जो नेचुरली जनरेट होते हैं उनको हम प्राकृतिक भूकंप कहते हैं, और जो ह्यूमन मेड होता है यानी मानव की क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होता है उसे हम मानवीय भूकंप कहते हैं। इसी प्रकार से कारण क्या क्या हो सकता है, तो अंतर्जात बल यानी इंडोजेनेटिक फोर्स जो होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है, तो प्लेट टेक्टोटेक्टिक्स जो है आपके अंतर्जात बलों के अंतर्गत आएगा। प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत जो एच एफ रीड ने दिया था कि किसी वस्तु को अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी को अगर हम कितना भी फ्लेक्स या खींच ले उसके बाद वो नॉर्मल अवस्था में आती है, और जब नॉर्मल अवस्था में आती है तब भूकंप महसूस किया जाता है। वैल्केनिक इरेप्शन होता है उस समय भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, क्योंकि जो गैस जो रिलीज होती है वो गैस नीचे से धक्के लगाती है और भूकंप की घटना घटित हो। इसी प्रकार से जो फॉल्ट होता है और जो फॉल्ट होता है उसके कारण भी भूकंप आता है। बहिर्जात बलों में जो आइसोस्टैटिक होता है, आइसोस्टैटिक यानी बहिर्जात बलों के अंतर्गत हम डेनुडेशन की प्रोसेस को शामिल करते हैं। अपर्दन, अपक्षय, जो परिवहन होता है, डिपोजिशन होता है, निक्षेपण होता है, तो ये सभी जो प्रोसेस होती है उसमें कोई भाग जब बैलेंस बैलेंस जब टूट जाता है, आइसोस्टेसिस बदल जाती है, तो उस समय भूकंप आता है। कुछ कृत्रिम कारण भी हो सकते हैं जो मानव द्वारा होते हैं। सुनामी भी कह सकते हैं इसका एक प्रभाव के रूप में जाना जा सकता है। मापन के रूप में हम स्केल का यूज करते हैं, तो बेसिकली जो स्केल है उसे हम रिक्टर स्केल, एक होता है फेरल रोजी फेरल स्केल जो होता है सबसे पहले काम में लिया गया है।
उसके अलावा रिक्टर स्केल और मर्कली स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो हम ज़्यादातर रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। तो फ्रांसिस रिचर नाम का एक व्यक्ति था, 1935 ने इसका निर्माण किया, जो इटली के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूगर्भिक तरंगे पी, एस एंड एल वेव जो होती है और उसका नेचर या ये वेव किस प्रकार से भूकंप को जानने में, यानी ये पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए कि भूकंप के अंतर्गत क्या, विश्व वितरण के अंतर्गत रिंग ऑफ फायर पहला इलाका, दूसरा है मध्य मध्य अटलांटिक जो कटक का क्षेत्र है, और एक है मध्य महाद्वीपीय किनारा। तो ये 3 क्षेत्र हैं जहां पर, फिर उसके प्रभाव की बात करें तो प्रभाव कुछ होंगे लाभदायक और कुछ होंगे नुकसान वाले। ठीक है, तो ये प्लेट मार्जिन आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कहाँ पर रचनात्मक होंगे, कहाँ पर विनाशात्मक होंगे और कहाँ पर संरक्षी होंगे। ठीक है, तो ये प्लेट मार्जिन और यहाँ पर आपको वल्केनो और प्लेट टेक्टोनिक्स और अर्थक्वेक तीनों ही समझने को मिलेंगे। इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट आगे का चैप्टर हम शुरू करेंगे अति शीघ्र।